में दो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टडी किए थे, जिसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट हमने ऑलरेडी कवर किया था और दूसरा अपना रेजोनेंस इफेक्ट था जो हमने कवर कर रखा था। इसके बाद दो तरह के और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व हैं वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, सो इनको भी हम कवर करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिल जाता है कि मान लीजिए आपने जैसे हाइड्रोकार्बन्स में स्टडी किया, लेट्स से वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से, और मान लो इस पर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाह रहे हैं, लेट्स से E पॉजिटिव कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है जिसका अटैक आप इस पर करना चाह रहे हैं, या अपने बेंजीन में भी रिएक्शंस देखे या अपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और एल्काइंस में देखे। अब मान लीजिए आपके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है और इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाह रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जिस भी कार्बन सेंटर की तरफ ये जुड़ना चाह रहा है, जिस भी कार्बन सेंटर पे अटैक करना चाह रहा है, से मान लीजिए इस कार्बन सेंटर के साथ जुड़ना चाह रहा है, पहले वाले कार्बन सेंटर के साथ में जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल के पास अवेलेबल नहीं है जुड़ने के लिए, तो ये क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये सबस्ट्रेट का पाई बॉन्ड कुर्बानी देगा। ये जो सबस्ट्रेट का पाई बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट देखने को मिलेगा। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन सेंटर की तरफ शिफ्ट करेंगे जिस कार्बन सेंटर पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाह रहा है। सही है, सो इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन सेंटर पे आके अटैच होना चाह रहा है उस कार्बन सेंटर की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट करने को, लेकिन एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अब ऐसा मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रोफाइल हटा दिया, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोफाइल हटा दिया ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट था ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन डिमांड शिफ्ट होगा। सो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इस बात को, ये जो कंप्लीट टेम्परेरी ट्रांसफर होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, बिल्कुल किसी एक बॉन्डेड एटम की तरफ। कब, जब किसी रिएजेंट का इन्फ्लुएंस हो, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करे उस टाइम पे। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट और E इफेक्ट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, right? It's very simple. So electromeric effect is the displacement or the complete transfer. The complete transfer is better term. The complete transfer, but it is temporary effect. ये ध्यान में रखिएगा, ये permanent effect नहीं होगा। permanent effect इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल को हटा देंगे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ था ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट वापस आ जाएगा, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ जाएगा। सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड की बेसिस पे, इस पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट को जब कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे अटैक करे, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, इसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक जनरलाइज एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है और मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिख दिया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका होगा, इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप नोट कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, और ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिर्फ तब होगा जब आपके पास अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो। इट ओनली अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, क्योंकि ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मल्टीपल बॉन्ड्स में ही आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उन्हीं वाले केसेस में आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं मोटी मोटी एग्जांपल लगा के चल लूँ तो आपको देखने को मिलेगा एल्कीन्स में, ये आपको देखने को मिलेगा एल्काइंस में, और ये आपको देखने को मिलेगा बेंजीन में। राइट, अच्छा, इसके अलावा कि ये इफेक्ट सिर्फ तब हो सकता है जब आपका अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो। सो रिएजेंट की इन्फ्लुएंस में ही, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, उन्हीं के प्रेजेंस में रिएक्शन, ये जो शिफ्ट आपको ये देखने को मिल जाता है, और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, अच्छा, जिस कार्बन सेंटर की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा उस कार्बन सेंटर पे ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। देख लीजिएगा, दो तरीके से शिफ्ट हो सकता है। अगर बी की तरफ शिफ्ट हुआ तो आप देखेंगे बी पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और जो ए होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो कुल मिला के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जनरेट करवा सकता है। और इस शिफ्ट को दिखाने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आपको एक कर्व्ड एरो बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको एक कर्व्ड सा एरो बनाना पड़ेगा इस शिफ्ट को दिखाने के लिए, दिस वे। ठीक है,
अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट जस्ट लाइक द अदर इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स. वी हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड देन वी हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट. अच्छा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब कि जब आपका इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इस तरीके से देखने को मिले कि जो अटैकिंग रीएजेंट हो, अटैकिंग रीएजेंट जिस कार्बन सेंटर पे अटैक करना चाह रहा है, जिस कार्बन सेंटर पे जुड़ना चाह रहा है, उस कार्बन सेंटर की तरफ आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट करे. अब ये याद कैसे रखेंगे आप? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से आप याद रखेंगे सिंपली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक. इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है. सो इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक याद रख लीजिएगा. सो मान लीजिए आपने एल्कीन कंसिडर कर रहा है, आप देख सकते हैं, और इस पे H पॉजिटिव का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपको देखने को मिलेगा. अब मान लीजिए जो H पॉजिटिव है ये इस कार्बन सेंटर के साथ जुड़ना चाह रहा है. अच्छा, जिस कार्बन सेंटर के साथ में ये जुड़ना चाह रहा है उस कार्बन सेंटर की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा. सो दिस इज नाउन एज पॉजिटिव इंडक्टिव, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है. और ये पाई बॉन्ड जब इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन आके इसके साथ में जुड़ गया, इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया, बट इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उस कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और ये जो आपके पास बनेगा, दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा. सो इसको हम पढ़ लेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना, ट्रांसफर होना उस तरफ जिस तरफ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाह रहा है, ठीक है. दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अच्छा, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आप क्या याद रखेंगे? ऑब्वियस से न्यूक्लियोफाइल याद रख लीजिएगा. नेगेटिव से न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसका मतलब आप पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट पे अटैक करने वाला जो स्पीशी होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी आ रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी होगा, और अगर उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो उस कार्बन सेंटर पे अटैक करना चाहेगा जो डेफिशिएंट होगा. सो मान लीजिए आपने एसीटोन ले रखा है, कार्बोनाइल कंपाउंड ले रखा है, और ये Cn नेगेटिव आके इस कार्बन पे जुड़ना चाह रहा है. अब ये जो पाई डेंसिटी था, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ये जो पाई बॉन्ड था, अब ये पाई बॉन्ड उस कार्बन सेंटर की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा जिस कार्बन सेंटर पर रिएजेंट आके अटैक करना चाह रहा है. अब ये उससे हट के या उसके एडजेसेंट वाला जो सेंटर होगा उसकी तरफ शिफ्ट करेगा. कि अगर Cn आपका कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सच दैट कि जिसकी तरफ ये शिफ्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज बन जाए. अब देखिए Cn आके कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा. सो इस तरह के शिफ्ट को आप क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट. सो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना उस सेंटर की तरफ, जिस सेंटर पे या जिस सेंटर के एडजेसेंट पे या जिस सेंटर के ऑपोजिट वाले पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, ठीक है. सो सिंपली आप इतना याद रखेंगे कि प्लस ई और माइनस ई में जो मोटा अंतर होगा वो ये होगा कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इज टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द एटम एट विच reagent is going to attach. reagent is going to attach उस तरफ होगा जिस तरफ reagent जुड़ना चाह रहा है. और नेगेटिव वाले में the pi electron is shifted towards the atom at which reagent is not going to attach. ये उस तरफ जिस तरफ reagent attach नहीं होगा, इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है. तो आप एग्जांपल इस तरीके से आप इसको लिखेंगे. पहले आपने स्टेटमेंट लिखना है, जब एग्जाम में आएगा आपको स्टेटमेंट लिख देना. स्टेटमेंट आपने ऊपर ही लिख दिया कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब ये होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट करना किसी भी पाई सिस्टम के अंदर, किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पे, या जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करे, फिर ये आपने लिख दिया. फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं, ठीक है. और उसके बाद अगर टाइप्स पूछ रखा है या नोट लिखने को बोल रखा है तो फिर भी आपको इसके टाइप लिख लेने और फिर एग्जांपल डाल देना. यहाँ पे आप ऐसा लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव. फिर ये H पॉजिटिव मान लीजिए इस कार्बन सेंटर के साथ जुड़ना चाह रहा है तो पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा और फिर आप प्रोडक्ट बना लीजिए. दिस विल बी CH2 पॉजिटिव देन सिंगल बॉन्ड CH3, राइट. और इस वाले में आप ऐसा बना सकते हैं, लेट्स से वी हैव CH2, लेट्स से वी हैव एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर लीजिए, आप NU नेगेटिव लिख लीजिए या CN नेगेटिव लिख लीजिए इस कार्बन सेंटर पे और पाई बॉन्ड इसके अपोजिट में शिफ्ट कर जाएगा. फिर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं इस तरीके से. वी हैव C
इस पे आके न्यूक्लियोफाइल जोड़ गया और ये आ गया आपका O नेगेटिव। सो दिस इज -E एंड दिस इज +E। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे वो आपने नोट कर लिए कि जब कभी भी आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन होंगे उनमें इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब कौन कौन से मोटे मोटे एग्जांपल आपको याद रखने हैं? एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स में और एल्काइंस में, ये बात आपको पता है। जब भी एल्कीन्स और एल्काइंस में एडिशन रिएक्शन होते हैं वहाँ पर पाई बॉन्ड का शिफ्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो इलेक्ट्रोमेरिक का एप्लीकेशन आ जाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके होंगे, जैसे हमने ऊपर एसीटोन लिख दिया, जो C डबल बॉन्ड O वाले होंगे, इन कार्बोनाइल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड है इसका शिफ्ट देखने को मिल जाता है जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर जाता है। सो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, उनमें भी इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट देखने को मिलता है। और तीसरी तरह के बहुत फेमस रिएक्शन बेंजीन के अंदर या एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप क्लोरीनेशन पढ़ लेते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस, सल्फोनेशंस, इन सारे एग्जांपल्स में आपको इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट देखने को मिल जाता है। सो बहुत हल्का सा टॉपिक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखना है, उसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद उसके 2 टाइप्स लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और अगर एप्लीकेशन पूछ लिया तो ये बात आपको लिख देनी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन के। ठीक है, सो दूसरा इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कंजुगेशन में आपने देख लिया कैसे सिंगल और डबल अल्टरनेट पे आपके सिंगल डबल पाई बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे आपके पाई बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में आप क्या देखेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक कार्बोकेटाइन सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ। सो लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, सो मैंने इस तरीके से एक इथाइल कार्बोकेटाइन कंसिडर कर लिया, ये मैंने लिख दिया इथाइल कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये जो मैंने इथाइल कार्बोकेटाइन लिख रखा है, आपको ये बात पता है कि इथाइल कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा कि इस कार्बन के ऊपर p ऑर्बिटल खाली होगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब एम्प्टी p ऑर्बिटल, राइट। और इसके साथ में ये जो आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ रखा है दैट इज CH3 ग्रुप, ये हाइड्रोजन आपके, ये भी हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो दूसरा वाला है वन ऑफ द हाइड्रोजन, जिसको मैं शो कर लेता हूँ इस तरीके से कि मान लीजिए इसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होके ये एक सिग्मा बॉन्ड बना था, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब आप क्या ये चीज़ जो आपको है ये ध्यान में रखनी है आपको कि हाइपर कंजुगेशन में आपने ये देखा, अगर मैं पर्टिकुलरली कंजुगेशन की बात कर लूँ, मैं थोड़ा सा कंजुगेशन का आइडिया साथ में लिख लेता हूँ। अगर मैं कंजुगेशन की बात कर लूँ तो कंजुगेशन में आपने ये देखा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइइन। अगर मैंने ब्यूटा 1,3 डाइइन लिखा तो आपने ये देखा कि कार्बन सेंटर आपके पास 4 थे और इन चारों कार्बन सेंटर्स के पास पैरेलल p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे और ये पैरेलल p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते थे और आपस में ओवरलैप करने के कारण ये जो पाई बॉन्ड है, इन पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन इन्हीं वालों में एक और तरह का ओवरलैप भी पॉसिबल था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 ओवरलैप करे, कार्बन 3 और कार्बन 4 ओवरलैप करे। हो सकता है आपका कार्बन 2 और कार्बन 3 ओवरलैप कर जाए, तो फिर आप ये देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन आपका था, ये पाई बॉन्ड आपका कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेगा और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, कुल मिला के आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा एक और दिस इंटरेक्शन of pi bond with another pi bond, this is known as conjugation. Or in simple terms, at the alternate position, firstly we have double bond, then we have single bond, then again we have double bond. So this type of pattern give rise to the conjugation. इसको आप conjugation पढ़ लेते हैं। और इस conjugation में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होगा, इसको रेजोनेंस आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका कंजुगेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में बात थोड़ी इससे ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि कंजुगेशन में सिर्फ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, ओनली पाई बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए साथ में आपका नेगेटिव चार्ज हो जाए, लोन पेयर हो जाए, लेकिन पाई बॉन्ड होगा ही होगा साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में आप क्या देखेंगे कि जो आपने एम्प्टी p ऑर्बिटल देखा, ये कार्बन सेंटर पे जो एम्प्टी p ऑर्बिटल था, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल क्या करता है, साथ वाले ये जो एल्काइल ग्रुप का कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड था, कौन सा वाला बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, या कुल मिला के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके साथ में ये इंटरेक्ट कर जाता है। सो इसका इंटरेक्शन आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है, जो एक अनयूजुअल सा इंटरेक्शन है, जो जनरली इसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, हमेशा पाई बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एडजेसेंट एल्काइल ग्रुप
एंड द एम्प्टी p ऑर्बिटल, दिस इज नाउन एज हाइपर कंजुगेशन। इस चीज को हाइपर कंजुगेशन पढ़ा जाता है। कंजुगेशन से थोड़ा हट के, आप समझ रहे हैं, हाइपर का मतलब थोड़ा ज्यादा, सो कंजुगेशन से ऊपर वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कंजुगेशन में जनरली आपके पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए इसी चीज को मैं एनसीईआरटी पे आपको दिखा देता हूं। सो हाइपर कंजुगेशन का मतलब आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के लाइन से, हाइपर कंजुगेशन एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे स्टेबिलिटी आएगा। किन में स्टेबिलिटी आएगा वो बात भी हम देख लेंगे। अच्छा, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो हाइपर कंजुगेशन है उसमें डिलोकलाइजेशन होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। किसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन? CH के बॉन्ड के, जो मैंने आपको अभी दिखाए, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, किसी अल्काइल ग्रुप के जो डायरेक्टली एक अनसेचुरेटेड कार्बन एटम के साथ या एक अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा होगा। अब ये अनसेचुरेटेड सिस्टम में आपका क्या क्या आएगा? अनसेचुरेटेड सिस्टम में या तो आपका कार्बोकेटाइन आएगा, कार्बोकेटाइन दैट इज एम्प्टी p ऑर्बिटल, या तो आपका फ्री रेडिकल आ जाएगा, फ्री रेडिकल्स, या तो आपके पाई बॉन्ड सिस्टम आ जाएंगे जिनमें मोस्टली आपका एल्कीन आ जाएगा। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो अगर कभी भी आपका कहीं पे पॉजिटिव चार्ज के सामने कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, या रेडिकल के सामने कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, या एल्कीन के सामने कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन इसके p ऑर्बिटल के साथ में देखने को मिल जाता है। और ये जो पार्शियल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो मैंने आपको अभी इमेज दिखा रखी थी, बिल्कुल वही इमेज है। ये आपको कार्बन का एम्प्टी p ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप, ये कार्बोकेटाइन का एम्प्टी p ऑर्बिटल, और इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के सामने आपका एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस अल्काइल ग्रुप में ये जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन, पार्शियल डिलोकलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा बिटवीन दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन एंड दिस CH बॉन्ड। दिस इज नाउन एज हाइपर कंजुगेशन, राइट, दिस इज हाइपर कंजुगेशन। ओके, इस चीज को हाइपर कंजुगेशन पढ़ा जाता है। सो ये जो CH बॉन्ड के देखिए CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अल्काइल ग्रुप के, दे एंटर्स इनटू पार्शियल कंजुगेशन विद द अटैच्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम। बिल्कुल, ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये साथ वाले अनसैचुरेटेड सिस्टम के p ऑर्बिटल के साथ पार्शियली कंजुगेट करते हैं, इसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, एंड दिस इंटरेक्शन इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। एंड हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट, राइट। सो इस चीज को समझने के लिए एनसीईआरटी ने भी ये एग्जांपल ले रखा है। देखिए इथाइल कार्बोकेटाइन का जो एग्जांपल मैंने अभी कंसिडर किया था, और इस इथाइल कार्बोकेटाइन में आप देख सकते हैं कि जो CH बॉन्ड मिथाइल का होगा, ये अलाइन करता है p ऑर्बिटल के प्लेन में, और इस वजह से इस CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो p ऑर्बिटल के साथ में डिलोकलाइज कर जाते हैं, एंड दिस डिलोकलाइजेशन इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। इस चीज को हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। अच्छा, मान लीजिए आप कार्बोकेटाइन ना कंसिडर करके मैं इस तरीके से कंसिडर कर लूँ। सो लेट से मैंने क्या कर रखा है, सो दिस कंजुगेशन इज बेसिकली द कार्बोकेटाइन वर्सेस सिग्मा कंजुगेशन, राइट। ये आपका सिग्मा कंजुगेशन और साथ साथ में कार्बोकेटाइन या एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज सिग्मा एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल कंजुगेशन, सिग्मा एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल। दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन इज सिग्मा एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल कंजुगेशन। अच्छा, दूसरे टाइप का कंजुगेशन आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अच्छा, साथ में अनसेचुरेटेड सिस्टम जो आपका होगा, हो सकता है एल्कीन वाला हो। तो मान लीजिए मैं इस तरीके से एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से वी हैव CH3 एंड साथ में मैंने लिख लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने अनसेचुरेटेड सिस्टम ले लिया। अब इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, दिस इज नॉट CH2, दिस इज CH ओनली, वैलेंस से डिस्टर्ब हो जाएगा वरना, ठीक है। सो ये जो आपका CH होगा एंड डबल बॉन्ड CH2, जो मैंने बना रखा है, अब मैं डबल बॉन्ड ना बना के अगर ऐसा दिखा दूं कि इस डबल बॉन्ड को मैं इस फॉर्म में दिखा दूं कि डबल बॉन्ड बना होगा इन p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से, ये बात आपको पता है। और इसी के साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसी के साथ में आपको एक अल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, दैट इज C, और कितने हाइड्रोजन इसके साथ में? 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ये जो साथ में 3 हाइड्रोजन इसके आपको देखने को मिलेंगे, आप ये नोट करेंगे कि इनमें से ये जो अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ये वाला, ये पार्शियल कंजुगेशन में चला जाएगा। सो ये कंजुगेट करेगा साथ वाले p ऑर्बिटल, जो पाई बॉन्ड का p ऑर्बिटल था उसके साथ में कंजुगेट कर जाएगा। ये ऑलरेडी अपने कंजुगेशन में थे, इनके बीच में जो कंजुगेशन चल रहा था वो कौन सा था? ऑब्वियस है, जो इनके बीच में कंजुगेशन था वो पाई बॉन्ड था। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड वाले कार्बन है, ये जो कार्बन आपका था जिसपे अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, ये साथ वाले अल्काइल ग्रुप के इस सिग्मा बॉन्ड के साथ में कंजुगेट कर जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन इज हाइपर कंजुगेशन। दिस इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन, राइट। सो हाइपर कंजुगेशन
इज अ टाइप ऑफ सिग्मा पाई कंजुगेशन। सो इस वाले पर्टिकुलर केस में मैं बोल सकता हूं दैट हाइपर कंजुगेशन इज सिग्मा पाई कंजुगेशन। बिल्कुल सिग्मा पाई कंजुगेशन आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट था और उसके साथ में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था। इस अल्काइल ग्रुप के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ये पार्शियली कंजुगेट कर जाते हैं साथ वाले डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल के साथ जिन पे डबल बॉन्ड था। दिस कंजुगेशन इज नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन, राइट। अच्छा, हम मान लीजिए जो अल्काइल ग्रुप हमने कंसिडर किया था, जिस अल्काइल ग्रुप में हम कंजुगेशन देख रहे थे, उस अल्काइल ग्रुप में मैं कंजुगेशन आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि आपको हाइपर कंजुगेशन शो कैसे करना है, कैसे आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सो जो मैंने एग्जांपल लिया था वो कुछ इस तरीके से था, CH2 पॉजिटिव और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन अल्काइल के फॉर्म में, ठीक है। ये इथाइल कार्बोकेटाइन हमने कंसिडर किया था। अब आपने ये देखा कि जो कार्बोकेटाइन था इसका p ऑर्बिटल साथ वाले CH बॉन्ड के साथ में पार्शियली कंजुगेट कर जाता है। तो ये जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्चुअली में ये CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो पहले कार्बन और हाइड्रोजन के ओवरलैप से बन रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे कार्बन और कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें, क्योंकि पहले आपको जो कंजुगेशन देखने को मिल रहा था या पहली तरह का जो ओवरलैप आपको देखने को मिल रहा था वो था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। लेकिन अब ओवरलैप किसके बीच में हो गया? इस कार्बन और सामने वाले कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उसके बीच में। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये जो H था ये H फ्री हो जाएगा। सो आप ये देखेंगे कि पहला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। जब भी आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो इन डबल एरो से आपको इनको सेपरेट करना है। तो कुछ ऐसा बचेगा, दैट इज CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और सामने वाले पे CH2 ऑलरेडी था। और ये जो कार्बन था आपका, इस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन था वो H पॉजिटिव फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। इसी पाई के साथ में इंटरेक्शन करता है, ये हटेगा नहीं यहाँ से। एक बात आप नोट कीजिएगा, जो H पॉजिटिव आपने दिखा रखा है, ये जो आपने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, इन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में H पॉजिटिव का इंटरेक्शन इस पाई बॉन्ड के साथ में अभी भी होता है, तो इसको आपने हटाना नहीं है, ये इसी की विसिनिटी में आपको रखना है, इसी के आसपास आपको रखना है, ठीक है। अच्छा, क्या इस मॉलिक्यूल में एक ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा या एक से ज्यादा? अब देख लीजिए इस चीज को आप कैसे पता करेंगे। सो मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अल्फा हाइड्रोजन्स का मतलब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या जिस कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड है, या जिस कार्बन पे रेडिकल प्रेजेंट है, उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कहा जाता है। और इसके ऊपर जो प्रेजेंट ये हाइड्रोजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको अल्फा हाइड्रोजन्स कहा जाता है। सो ये अल्फा हाइड्रोजन्स होना जरूरी है। सो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। सो पहले ये वाला अल्फा हाइड्रोजन डिलोकलाइज करेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ये वाला मैं डिलोकलाइज करवा दिया, उसके बाद ये वाला अल्फा हाइड्रोजन आपका हट जाएगा, देखो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, और उसके बाद ये निचले वाला अल्फा हाइड्रोजन। सो कुल मिला के यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। सो इन 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जहां से आपका सवाल बनता है वो इसी में आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं एप्लीकेशन पार्ट में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिख लेता हूं इसका। सो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपको हाइपर कंजुगेशन का देखने को मिल जाता है, मैं 2 पॉइंट्स आपको बता दूंगा। नंबर 1 इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नंबर 1 इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिनकी स्टेबिलिटी को आपका प्लस आई इफेक्ट भी इफेक्ट करता है या स्टेबलाइज करता है। कार्बोकेटाइन्स को प्लस आई इफेक्ट भी, सिमिलरली उनको हाइपर कंजुगेशन भी इफेक्ट कर जाता है। अब आप ये देखेंगे, मान लीजिए ये एग्जांपल जो लिए गए हैं, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, दिस वन इज इथाइल कार्बोकेटाइन, और लास्ट वाला आ गया आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब मुझे बताइए, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें साथ जो कार्बन लगा होगा वो अल्फा होगा, और इस पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, सिमिलरली ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी। सो कुल मिला के इस मॉलिक्यूल में 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अगले वाले में आप देखेंगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो साथ वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा, तो इसके ऊपर CH3 ग्रुप 2 लगे हुए हैं, ये ऐसा है, CH फिर CH3 फिर CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव। सो यहाँ पे आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन्स देखने को मिल जाते हैं। इस वाले केस में आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन्स देखने को मिलेंगे और इस वाले में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन्स देखने को नहीं मिलेगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स।
जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो इसका मतलब ये होगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इस ऑर्डर को कंजुगेशन के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जो आपका पहला वाला था, इसमें 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो ये वाला सबसे स्टेबल होगा, अगले वाला आइसोप्रोपाइल वाला इससे कम स्टेबल हो जाएगा, और इसके अगले वाले सिमिलर वे में आप स्टेबिलिटी इनका बता सकते हैं। ये आपका सवाल पहले भी जेके बॉस में आ रखा है, PYQ में, और CBSE में भी ऐसा सवाल बनता है। सवाल ये है कि बताइए क्यों टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन, नाम लिख के नहीं दे रखा है, बट ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन है, ज़्यादा स्टेबल होगा इन बाकी वाले कार्बोकैटाइन से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन है इसमें हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन होगा, और जिसके कारण, क्योंकि जो आपका टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन था इसमें बहुत सारे CH बॉन्ड जो साथ वाले कार्बोकैटाइन के प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो पार्शियल कंजुगेशन में एंटर करते हैं कार्बोकैटाइन के p ऑर्बिटल के साथ में। ये कुल मिला के इसमें बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। टोटल में बात कर लूँ तो मैंने लिख लिया 9 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे। सो इस वाले केस में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बनेंगे, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा होने के कारण इस वाले में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एप्लीकेशन आपका एग्जाम में आता है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन में इसका लिख लेता हूँ, यहीं पे नंबर 2 में लिख लेता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अच्छा, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि जो कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यही स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल्स का भी होता है। इसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेम तरह से फ्री रेडिकल्स का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अगर उन पर सवाल आ जाए तो उसका आंसर भी सेम होगा, ठीक है। अच्छा, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ, मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, 2 तरह से एल्कीन्स में कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने कुछ इस तरीके से एल्कीन्स के 2 मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिए। ठीक है, मैंने इस तरीके से 2 एल्कीन कंसिडर कर लिए। अब मैं आपको ये पूछूं अगर कि इन दोनों में से सबसे स्टेबल एल्कीन कौन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अल्फा हाइड्रोजन्स कंसिडर करके देखना है। सो एल्कीन्स का स्टेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। और अल्फा हाइड्रोजन्स का मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ में जो डायरेक्टली लगे हुए कार्बन्स होंगे उन कार्बन्स को अल्फा कहा जाता है। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ में ये कार्बन जो लगा ये अल्फा, और ये भी जो लगा ये अल्फा, और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ यही वाला अल्फा कार्बन होगा। सो इस वाले केस में आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल जाते हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन्स देखने को मिल जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। और इस वाले केस में आपको सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पहले वाला एल्कीन दूसरे वाले एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, इस कारण इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हाइपर कंजुगेशन होगा, ये लिखा हुआ है कि एल्कीन्स में पॉसिबल है, ये बात आपने देख ली, बिल्कुल एल्कीन्स में भी पॉसिबल होगा, मैंने ऊपर ही एग्जांपल आपको बता रखा था। और साथ साथ में ये एल्काइल एरीन्स में भी पॉसिबल हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि यही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपका अगर बेंजीन के साथ में कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो तो उनमें भी देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने टॉल्विन का एग्जाम्पल ले लिया, दैट इज़ यहाँ पे CH3 आपका प्रेजेंट होगा। अब इस CH3 में आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो साथ में आपका लगा हुआ है ये आपका पाई बॉन्ड, ये साथ में पाई बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये जो आपका पाई बॉन्ड था, आपको पता है कुछ इस तरीके से इसके पास p ऑर्बिटल रहे होंगे। सो इन p ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन आपको इस CH बॉन्ड के साथ में देखने को मिल जाता है, एंड दिस इंटरेक्शन इज नथिंग बट हाइपर कंजुगेशन। सो जब आप यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। बताइए, यहाँ पे बन जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इन दिस वे वी हैव डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका ये जब पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से, वी हैव दिस C, दिस H, और ये H हट के H पॉजिटिव की फॉर्म में बन जाएगा। और ये जो पाई बॉन्ड आपका था, अब क्योंकि आपने ये पाई बॉन्ड तो बना दिया, पर दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे जब पाई बॉन्ड बनाओगे तो इस कार्बन का वैलेंसी तो 5 हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा। जो बेंजीन के अंदर वाला पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे बना दूंगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, आपको पता है, ठीक है। सो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ
टॉल्विन और एल्काइल एरीन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सवाल की फॉर्म में लिख लेता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसा बोल दे कि वाई एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों एल्काइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जब ये बेंजीन के साथ लगा होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा है तो ये बेंजीन के साथ लगने के कारण इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू डोनेट कर देगा। कुल मिला के ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा और हाइपर कंजुगेशन शो करने के कारण ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। देखिए बढ़ा दिया ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब आपको ये पता है कि ये डिलोकलाइज करके थोड़ी देर बाद पैरा पे आएगा, फिर डिलोकलाइज करके ऑर्थो पे आ जाएगा। सो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवा देता है बेंजीन रिंग पे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज है ये इनिशिएट कहां से होता है? ये इनिशिएट रेजोनेंस से नहीं होगा, ये इनिशिएट होगा हाइपर कंजुगेशन से। हाँ, रेजोनेंस के कारण ये डिलोकलाइज करेगा बाद में, बट जो इनिशिएशन होगा वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू होगा, वो +H के थ्रू होगा। कि जो आपका ग्रुप लगा है सिस्टम के साथ में, वो सिस्टम को डेंसिटी डोनेट कर रहा है, सो +H के थ्रू काम करेगा। सो कुल मिला के एल्काइल ग्रुप या टॉल्विन आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर पूछ ले, या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों होगा? ये इसलिए क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। सो ये डिलोकलाइजेशन दिखा रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है आप देख लीजिए, एल्कीन में भी इसको रिप्रेजेंट कर रखा है कि एल्कीन में आप कैसे इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, मान लीजिए आपने एल्कीन लिख लिया कुछ इस तरीके से, लेट्स से वी हैव CH3 ग्रुप और इसके साथ में आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। अब आप यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन दिखाना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हाइपर कंजुगेशन का मतलब यहाँ पे जो p ऑर्बिटल रहा होगा वो इस वाले CH बॉन्ड के p ऑर्बिटल के साथ में पार्शली कंजुगेट कर जाएगा। तो ये कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? जब इन दोनों के बीच में कंजुगेशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा दिस वे, और इस वाले को आप यहाँ से हटा देंगे। बताइए कैसा बन जाएगा? ठीक है, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड कंजुगेट करेगा ना तो आप सिग्मा दिखा दीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड कंजुगेट कर जाएगा और ये पाई इस पे शिफ्ट कर जाएगा। सो कुल मिला के दिस इज CH2, H पॉजिटिव के फॉर्म में हट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया CH और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ऐसा बन गया। अब अगले कितने पॉसिबल हैं? बिल्कुल ऐसे ही पॉसिबल होंगे, सेम आपको बनाना है। बस अगले वाले में इसको हटा दीजिए, H पॉजिटिव की फॉर्म में बना लीजिए, इसको हटा के H पॉजिटिव की फॉर्म में बना लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बना रखे हैं। आपको क्या करना है, ये दे रखा आपका पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे इस कार्बन सेंटर पे, और ये सिग्मा आके यहाँ पे पाई बना देगा। सो आपने पहले इस H पॉजिटिव को हटा दिया, फिर इस वाले को हटा दिया और फिर इस वाले को हटा दिया। सो कितने अल्फा हाइड्रोजन है उस बेसिस पे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन्स थे तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी होगी। सो सिंपली आपके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अच्छा, इस हाइपर कंजुगेशन का जो दूसरा नाम होगा ये आपको याद रखना। हाइपर कंजुगेशन के 2-3 नाम होते हैं। दिस हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ा जाता है? ऐसा इसलिए कि जब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन्स, देख रहे हैं आप, अल्फा हाइड्रोजन्स, इनके बीच में और कार्बन के बीच में किसी भी तरह का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो इसका पहला नाम जो आएगा दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये आप समझ गए क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस? क्योंकि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में किसी भी तरह का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, इसी को हम सिग्मा पाई कंजुगेशन भी पढ़ लेते हैं, बहुत फेमस। दिस इज आल्सो नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड नंबर 3, दिस इज आल्सो नोन एज बेकर-नेदन इफेक्ट। दिस इज आल्सो नोन एज बेकर-नेदन इफेक्ट। इसको बेकर-नेदन इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। तो जो हाइपर कंजुगेशन आपका है इसको 2-3 नामों से जाना जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई कंजुगेशन और बेकर-नेदन इफेक्ट। ये आ गया आपका हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्विकली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने हाइपर कंजुगेशन में आपको बताया, सो दैट आप समझ पाएं कि आपको लिखना कैसे है, सवाल कैसे आता है। एग्जाम में 2 तरीके से इससे सवाल आता है, या तो आपको डायरेक्टली लिखने को बोल देता है कि हाइपर कंजुगेशन पे नोट लिख लीजिए, या हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस पे सवाल बन जाता है। जैसे कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, इस तरीके से सवाल बन जाता है। सो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन इज अ जनरलाइज्ड स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बोकेटाइन या सिंपली द CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप enters into partial conjugation with the unsaturated system, and that unsaturated system could be carbocation, free radical or एल्कीन। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने ये बात लिख दी, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो रिप्रेजेंटेशन आपने इस तरीके से दिखा दिया जो मैंने दिखा रखा है, दिस इज हाइपर कंजुगेशन।
इथाइल कार्बोकेटाइन ले लीजिए और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब उसके बाद आपको लिखना है कि किस किस में कंजुगेशन हो सकता है, तो आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं। आपने देख लिया हाइपर कंजुगेशन या तो आपको सिग्मा और एम्प्टी ऑर्बिटल में देखने को मिलेगा, सिग्मा और एम्प्टी ऑर्बिटल में, या सिग्मा और फ्री रेडिकल में देखने को मिल जाता है, या आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में देखने को मिल जाता है। वो हमने देख लिया 3 तरीके से। ठीक है, तो आप तीनों में इंटरेक्शन शो कर सकते हैं, तीनों का एग्जांपल लगा सकते हैं। मान लो सिग्मा कुछ इस तरीके से CH3 एंड CH2 पॉजिटिव, राइट, यहाँ पे CH3 एंड CH2 रेडिकल, और यहाँ पे CH3 एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से लिख लीजिए। फिर आपको ये पता है कि यहाँ पे जितने अल्फा हैं उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, तो आप इजिली इन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको लिखने के बाद आप इसके एप्लीकेशन लिख देंगे, इसके एप्लीकेशंस लिख देंगे। एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो मैंने ऊपर ही लिख दिया। दूसरा एप्लीकेशन लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, और तीसरा एप्लीकेशन आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ये बात भी आपने लिख दी। ठीक है, फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है हाइपर कंजुगेशन के, तो कुछ बातें इसके बारे में आपने ऊपर देख ली। परमानेंट इफेक्ट होगा, इस इफेक्ट में जो कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड है वो पार्शली कंजुगेट कर जाते हैं, ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, तीसरी बात के ये पी ऑर्बिटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी देखने को मिल जाता है, उसके बाद फ्री रेडिकल्स के साथ में भी देखने को मिल जाता है, और साथ वाले पाई बॉन्ड के साथ में भी देखने को मिल जाता है। ये बात भी आपने हाइपर कंजुगेशन के बारे में लिख दी। और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट नेम भी आप लिख सकते हैं। आपने देख लिया, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसी को हम सिग्मा पाई कंजुगेशन भी पढ़ लेते हैं, और इसी को हम बेकर-नेदन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइपर कंजुगेशन पे बेस्ड हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन्स देखने हैं। आपने देख लिया, तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, और बहुत सारे सवाल भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको हाइपर कंजुगेशन टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने हैं तो ध्यान में रख लीजिएगा n+1 इसलिए क्योंकि एक ओरिजिनल फॉर्म भी होगा। हाइपर कंजुगेटिंग वाले जितने बनेंगे वो तो अल्फा हाइड्रोजन से आप देख लेंगे, प्लस एक उसका ओरिजिनल फॉर्म भी होगा। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल आपके पास है, पहला मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल इस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक फॉर्म तो इसका ये आ गया, और उसके बाद जो बाकी फॉर्म्स इसके बनेंगे वो हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म्स होंगे। तो हमने टोटल मिला के बनाने, ध्यान दीजिएगा ये टोटल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला होगा। दिस इज टोटल स्ट्रक्चर्स के टोटल स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल होंगे, इंक्लूडिंग हाइपर कंजुगेटिंग, राइट। और अगर सिर्फ हाइपर कंजुगेटिंग देखने तो अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे। अब मुझे बताइए एल्कीन सिस्टम आपका आ गया, अल्फीन के साथ में जो कार्बन लगा होगा वो अल्फा, और उस पर लगे हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सो ऑब्वियसली इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4, 3 इसके हाइपर कंजुगेटिंग वाले और एक ये खुद। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देख लीजिए, डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन प्रेजेंट है वो अल्फा, तो इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। सो ये 3 अल्फा यहाँ पे, 3 अल्फा यहाँ पे, सो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसको मिला के टोटल स्ट्रक्चर 7। इस वाले केस में आप देख सकते हैं ये आपका C डबल बॉन्ड C, साथ वाले में जो कार्बन लगे हैं वो अल्फा, सो ये भी अल्फा होंगे, ये भी अल्फा होंगे, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली जो कार्बन लगा है उस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन और टोटल स्ट्रक्चर 13 हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले केस में देख लीजिए ये कार्बन पॉजिटिव, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा पढ़ते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन के साथ जो लगा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। सो ये वाले और ये वाले 6 अल्फा हाइड्रोजन और 7 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अच्छा, इस वाले केस में आप देख सकते हैं ये C पॉजिटिव और सिर्फ यही वाला अल्फा है, सो यही वाला अल्फा होगा, इस पर 3 हाइड्रोजन होंगे, सो ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन और 4। ठीक है, सिमिलरली 3 ये और ये 3, आप समझ गए, आई एम श्योर ये बात आपको पता चल गई। अच्छा बताइए, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और साथ में पाई बॉन्ड लगा हुआ है, कुल मिला के जो कार्बन सेंटर है इस पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, सो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कोई हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिल जाते। इस वाले केस में एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा, जो कार्बोकेटाइन है ना, ये कार्बोकेटाइन पे एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, तो ये एम्प्टी p ऑर्बिटल साथ वाले p ऑर्बिटल के साथ में, ये साथ जो यहाँ पे पाई बॉन्ड का p ऑर्बिटल होगा उसके साथ में इंटरेक्ट करके आपका रेजोनेंस शो कर लेता है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, रेजोनेंस होगा। अच्छा, ये वाले केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए बेंजीन का पाई बॉन्ड और साथ में ये जो कार्बन लगा हुआ है ये अल्फा, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सो 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, सो बिल्कुल 2 अल्फा हाइड्रोजन और 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि ये बात याद रख लीजिएगा वैसे कि रेजोनेंस सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव आपका देखने को मिल जाता है। ये मैंने आपको दिखा दिया अभी कि क्यों टॉल्वीन के केस में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, क्यों, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू डेंसिटी को डोनेट करता है जो बाद में रेजोनेट कर जाता है। फिर ये आपने ऊपर ही देख लिया। ठीक है, ये बात आपने ऊपर देख रखा था। अच्छा, इसी में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये बात भी आप याद रख लीजिए। यस, दैट इज
नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन -H। जो हाइपर कंजुगेशन होगा, वैसे एनसीईआरटी ने इसको इस तरीके से लिखा नहीं है, बट हाइपर कंजुगेशन आपका दो तरीके का होता है, एक +H और एक -H। अच्छा, जितनी भी तरह का हाइपर कंजुगेशन अभी आपने पढ़ा वो +H था। -H तब होगा जब आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में जो अल्फा पोजीशन है, उस अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन ना लग के कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा। तो अगर मैं क्या कर दूं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन लगे हैं, तो इन वाले केसेस में तो सिंपली +H होगा। आप देख पा रहे हैं डेंसिटी यहाँ से डोनेट हो रहा है, तो ये सिंपली +H हो जाएगा। लेकिन अगर साथ वाले कार्बन्स पे आपका कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर +H नहीं होगा, फिर -H होगा। देख लो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा रखा है, सो अगर ये क्लोरीन मैंने लगा रखा है, मान लो ये भी Cl है, ये भी Cl है, सो अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है, तो फिर डेंसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ डेंसिटी डोनेट नहीं होगा, बल्कि पाई डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ये पाई डेंसिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और इस अल्फा कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये हेलोजन पे शिफ्ट करेगा। सो यहाँ पे Cl जो हटेगा वो नेगेटिव फॉर्म में हटेगा। आपने देखा ऊपर वाले केसेस में जो H हट रहा था वो H पॉजिटिव फॉर्म में हट रहा था, और यहाँ पे जो Cl हट रहा है वो Cl नेगेटिव फॉर्म में हट रहा है। सो दिस टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज नाउन एज रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और -H इफेक्ट। इसको -H इफेक्ट पढ़ते हैं या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से, आप चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा कि कैसे -H हो जाएगा, बट -H से JK बॉस में सवाल नहीं बनता। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि JK बॉस में इससे सवाल नहीं बनता, बच्चा जस्ट एक एलिमेंट्री आइडिया आपको होना चाहिए। सो ये आगे आपके दो तरह के इफेक्ट्स, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा आगे आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।